प्रियंका मधु को चारों तरफ देखती है, फिर पुस्तकालय की तरफ चली जाती है, पर मधु वहाँ भी नजर नहीं आती तो वह पार्क की ओर चली जाती है। वहाँ उसे मधु दिखाई देती है। अरे मधु, तो यहाँ बैठी हो? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या यहाँ बैठना मना है? नहीं, मैं तो तुझसे कल के कॉलेज कार्यक्रम के बारे में पूछ रही हूँ। तुझे तो पता है कि मेरा डांस चांस है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। तुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। जब जानती है तो पूछती क्यों है? अरे ये तो बता मधु, वह मुंडा आ रहा है या नहीं? मुंडा? कौन मुंडा? अरे भाई, जो पार्क में खड़े होकर तुझे घंटों निहारता है। मुझे तो हर कोई निहारता रहता है, तो क्या मैं सबकी लिस्ट बनाए घूमती हूँ? लेकिन वो सबसे अलग है। मधु किताबें उठाते हुए बात कॉलेज कार्यक्रम की हो रही थी। ये लड़का बीच में कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, जब आ ही गया है तो देख ही लिया जाएगा। लेकिन अभी तो हम यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से उठकर चली जाती है। मधु और प्रियंका घनिष्ठ मित्र है और तेज तर्रार भी। तेज तर्रार होने के साथ ही बहुत शरारती भी। उनकी शरारत से पूरा कॉलेज परेशान रहता है। कोई न कोई शरारत करती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई में कुशांग होने के कारण कॉलेज टॉपर भी है और सभी की चहेती भी। दोनों जाकर एक बार रिहर्सल करती है और घर चली जाती है। दूसरे दिन मधु कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज में वहां प्रियंका से मिलती है। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है। प्रोग्राम में वह अद्भुत का नृत्य करती है, इसलिए उससे सर्वश्रेष्ठ नृत्य पुरस्कार मिलता है। चारों ओर से उसके लिए बधाइयों का तांडा लग जाता है। इस भीड़ में एक युवक भी मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुआ उसे बधाई देने वहां आ पहुंचता है। हेलो मिस मधु, बधाई हो। आश्चर्य से है, पर मैंने आपको पहचाना नहीं, क्योंकि हम पहले मिले भी तो नहीं। वैसे मेरा नाम रवि है, कहकर वह चला जाता है। क्या बात है, आज तो बहुत खुसर फुसर हो रही थी। किससे? जाने बहार, गुले गुलजार, मेरे दिलबार। उसी से किससे? लो, क्या जमाना आ गया है, बातें कोई और करे, नाम किसी और को पता हो। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। प्रियंका, मधु जी जो नीली शर्ट काली पैंट पहने हुआ था, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ? रवि नाम है उसका। तुझे क्या परेशानी हो गई है? इश्क तो नहीं करना तुझे? वैसे लड़का अच्छा है, हमें तो उसके लिस्ट में आपका नाम लगता है। आपसे ध्यान हटे तो देखे न हमें। अपनी बकवास बंद कर, तुझे कोई और काम तो है नहीं? बस यही एक काम है, वही करती रहे दिन भर। ठीक है, अभी तो बंद कर देती हूँ, पर एक दिन तुझे बताऊंगी मैं क्या कहती थी। बता देना। अभी तो घर चल। दोनों घर चली जाती। जब कॉलेज जाने के लिए मधु टैक्सी का इंतजार करती है, एक कार मधु के पास आकर रुकती है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको छोड़ दूँ। कॉलेज का समय होने की वजह से वह गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों खामोश रहते हैं। खामोशी को तोड़ते हुए कहता है कि आप आगे क्या करेंगी? जी, मैं IAS करने की सोच रही हूँ। यह तो काफ़ी अच्छा विचार है। ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। इस प्रकार बातें करते वक्त कब कॉलेज आ जाते हैं पता ही नहीं चलता।
मधु रवि को धन्यवाद कहकर कॉलेज चली जाती है और रवि अपने ऑफिस क्लास अटेंड करने के बाद वह प्रियंका से मिलती है और रवि के बारे में बताने लगती है। चुटकी लेते हुए कहती है, ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। श्रीमान जी आपको छोड़ने आने लगे और हमें पता भी नहीं चला। तू तो हर बात मिर्च लगाकर बोलती है, सीधा तो दो बोल ही नहीं सकती। बोलती तो मैं सीधा ही हूँ, पर तुझे उल्टा लगता है, उसके लिए क्षमा माते। मधु प्रियंका से बात करना फिजूल समझती है तो वहाँ से चली जाती है। प्रियंका की आवाज़ देने पर भी नहीं रुकती। प्रियंका और मधु कॉलेज पहुँचे तो उन्होंने रवि को पहले से ही इंतज़ार करते देखा। थोड़ी देर बात करने के बाद रवि चला गया। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ गया और दोनों ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसी बीच प्रियंका और मधु की MSc भी पूरी हो गई। प्रियंका शादी करके अपने जीवन में रम चुकी और मधु तन्हा हो गई थी। रवि इस शहर को छोड़कर कोलकाता पहुंच गया। फोन पर उन दोनों की बातें चलती रहती थी। मधु IAS की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के एक सप्ताह बाद ही मां को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और वह भी चल बसी। मधु पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट गया। वह न खाती थी न पीती थी, बस एकटक आसमान को देखती रहती थी, जैसे उससे अपने सवालों के जवाब पूछ रही हो। पर आसमान भला क्या जवाब देता, जो खुद एक सवाल था। रवि को जब यह पता चला तो मधु को वह अपने पास ले गया। मधु की हालत देखकर उससे बहुत दुख हुआ। रवि ने बहुत लगन और मेहनत से उसकी सेवा की, उसे अपने हाथ से खाना खिलाया, बाल संवारता और मीठी मीठी बातें करके उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। पर उसके होठों से जैसे खुशियाँ रूठ गई हो। रवि ने उसका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाया, पर कोई सुधार नहीं। इस समय उसका इलाज मिस्टर मेहरा के पास चल रहा है। उनके इलाज से मधु की हालत में काफ़ी सुधार होता है। रवि को सुकून मिलता है कि मधु अब ठीक हो। डॉक्टर मधु को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गहरे सदमे की वजह से यह ऐसी हो गई है। आपके प्यार से यह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर 6 महीने बीत चुके हैं। मैं मधु को बहुत जल्दी से ठीक देखना चाहता हूँ। एक दिन से रवि शाम को ऑफिस से घर आता है तो बेडरूम में मधु को न देखकर परेशान हो जाता है। तभी पीछे से मधु कॉफ़ी लेकर आ जाती है। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। ऐसे क्या देख रहे हो, कभी देखा नहीं है। कॉफ़ी है तुम्हारे लिए। आई डोंट बिलीव दिस। इसमें विश्वास की क्या आवश्यकता है, मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हो ना। रवि, तुमने मेरे लिए इतना किया, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। थैंक यू सो मच। आज के बाद कभी थैंक्स मत कहना, छोड़कर चला जाऊंगा। ओके ओके रवि। फिर दोनों ही अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह नाश्ते की मेज पर नाश्ता लगाते हुए मधु रवि को आवाज़ देती है, रवि आ जाओ, नाश्ता तैयार है। नहीं, अभी टाइम नहीं है। कोई बात नहीं है, घड़ी की सुइयाँ पीछे कर लो, टाइम ही टाइम होगा।
आखिरकार रवि को नाश्ता करना ही पड़ता है। तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, कहकर रवि ऑफिस चला जाता है। शाम को दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं तो रवि कहता है, मधु तुम IAS की तैयारी दोबारा शुरू कर दो। हाँ रवि, तुम ठीक कहते हो, पूरे दिन अकेले अच्छा भी नहीं लगता। मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि तुमसे बात करूं। बात करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो बस पढ़ाई करो। मधु एक बार फिर IAS की तैयारी शुरू कर देती है। शाम को जब भी दोनों मिलते हैं तो भावी योजनाएं बनाने लगते हैं। IAS बनकर मैं यह करूंगी वह करूंगी, हम बहुत सादा शादी करेंगे और न जाने क्या क्या। एक दिन रवि को काम के सिलसिले से देहरादून जाना पड़ता है। वह देहरादून जाने की तैयारी शुरू कर देता है। मधु, मेरा सारा सामान पैक हो गया है। हो गया, पर तुम कब लौटोगे? 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अपना ध्यान रखना, शाम को घर से बाहर मत निकलना। ठीक है, पर आप 2 दिन बाद वापस आ जाना। तुम चिंता मत करो, मैं लौट आऊँगा। इंतज़ार करते करते मधु को 4 दिन बीत जाते हैं। रवि की कोई सूचना नहीं मिलती। वह घबरा जाती है। ऑफिस में पता करने पर उसे पता चलता है कि रवि देहरादून से तो लौटा था पर ऑफिस नहीं आया। उन लोगों ने सोचा था कि शायद थकान की वजह से वह घर पर आराम कर रहा है, पर मधु के फोन ने उन्हें भी चौंका दिया। कंपनी के मालिक सुदेश वर्मा को जब यह जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत यह जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी पर कुछ हाथ न लगा। मधु की हालत एक बार फिर पागलों की तरह हो गई। सुदेश वर्मा उसे अपने घर ले आए। 15 दिन की तलाश के बाद भी पुलिस रवि को ढूंढने में नाकामयाब रही। एक दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर उनके घर आता है। हेलो वर्मा जी। हेलो, इतनी सुबह आप यहाँ? जी हाँ वर्मा जी, आज सुबह झुमरी ताल से हमें एक लाश मिली है। शायद वह मिस्टर रवि की हो। नहीं, एकदम से मधु चीख पड़ती है। लाश मेरे रवि के नहीं हो सकती। ईश्वर करे ऐसा ही हो, पर निशात के लिए तो आपको चलना ही पड़ेगा। मधु और वर्मा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि लाश की शक्ल बिगड़ चुकी है। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, पहचान लीजिए। सामान देखकर मधु और वर्मा हैरान रह जाते हैं। कपड़े, चैन, घड़ी, अंगूठी, वही सब था जिसको वह रवि प्रतिदिन यूज किया करता था। मधु बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। 24 घंटे में मधु को होश आता है। होश आने पर वह बार बार रवि रवि चिल्लाती है। इससे उसे नशे का इंजेक्शन दिया जाता है। 4 दिन बाद वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। मिस्टर वर्मा की देखभाल से वह जल्दी ही अपने दुखों से उभर जाती है। मधु, हम चाहते हैं आप फिर IAS की तैयारी करें। आप सही कहते हैं, जिंदगी ने हमें सब कुछ देकर सब कुछ ले लिया। सोचते हैं बाकी जिंदगी गरीबों में कट जाए। मधु, कभी उदास मत होना। ये भाई हर कठिनाई में तुम्हारे साथ रहेगा। आप मुझे अपनी बहन मानते हैं? हाँ, तुमने हमेशा अपनी बहन की तस्वीर तुम में देखी है। मधु भैया कहते हुए वर्मा के गले लगकर रोने लगती है।
मधु एक बार फिर आईएएस की तैयारी में जुट जाती है। मिस्टर वर्मा मधु की पढ़ाई न छूटे इसका पूरा ध्यान रखते हैं। मधु अब सो जाओ, 11 बज गए हैं, बस थोड़ी देर और भैया। कभी मेरी भी बात मान लिया करो, अपनी मनमानी मत किया करो। भैया आप की ही तो बात सुनती हूँ, और कौन है जिसकी सुना करूँ। तुम सुधरने वाली नहीं है। जब आप जानते हैं तो पूछते क्यों हैं। सुदेश सोने चला जाता है और मधु भी लाइट ऑफ करके सो जाती है। 6 महीने लगातार पढ़ाई के कारण वह बाहरी दुनिया से एकदम तक जाती है। मधु कहाँ हो तुम? आई भैया, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हैं? आज क्या दिन है? पता नहीं, आप ही बता दीजिए। वह अपनी जेब से राखी निकाल कर देते हुए कहता है, आज रक्षाबंधन है। सुदेश को राखी बांधते हुए मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मधु, हमें अतीत को भुलाकर भविष्य को संभालना चाहिए। आप सब कहते हैं भैया। धीरे धीरे मधु और सुदेश लोगों के लिए बहन भाई के प्यार की एक मिसाल बन जाते हैं। लोग जब भी मधु को देखते ही तो कहते हैं, कितनी खुश किस्मत है ये लड़की की, सुदेश जैसा भाई मिला जो बहन की जरा सी चोट पर परेशान हो जाता है। मधु के आईएएस का रिजल्ट निकलने वाला है। परसों तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। आ तो रहा है, जेब भारी करना मिठाई खिलाने के लिए। अरे भाई, रिजल्ट तुम्हारा आ रहा है। आईएएस ऑफिसर तुम बनोगी और मिठाई हम खिलाएंगे। क्या उल्टा जमाना आ गया? वह तो पहले से ही है। आपने शायद आप गौर किया है, तुम तो कोई जीत नहीं सकता। जानते हैं आप तो पूछते क्यों हैं? तीसरे दिन सुदेश चिल्लाता हुआ घर में आता है। मधु, ओ मधु, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। मधु बाहर से आते हुए कहती है, आईएएस परीक्षा में तुम्हारा प्रथम श्रेणी में तुम्हारा चयन हुआ है। मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदेश मधु को गले से लगा कर कहता है, आज कोई रोने का दिन है, आज तो खुशियाँ मनाने का दिन है। मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है। सच कहते हैं आप, पर कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती है। बहुत हुआ रोना धोना, अब उठा। मधु की भी उठते हुए सूरज को प्रणाम करती है। कुर्सी संभालते ही अपने कार्य में लग गई। गरीब लोगों की उसने बहुत सहायता की। उन लोगों के सुख दुख में शामिल होती है। उसकी प्रसिद्धि भी दूर सुदूर में फैल गई। इसी क्रम में किसी गांव के मुखिया ने उसे अपने गांव आने का निमंत्रण दिया। मधु सुदेश के साथ उस गांव में पहुंचती है। सुदेश सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति से प्रधान जी का घर का पता पूछता है। जी, सामने बड़ा फाटक वाला प्रधान जी का घर है। सुदेश दरवाजे पर पहुंचकर खटखटाता है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आते हैं। जी, ये प्रधान जी का घर है। जी, मैं ही प्रधान हूँ। ये मधु है, कलेक्टर साहिबा, और मैं इसका भाई। अरे आप लोग आइए, अंदर आइए। उन्हें बिठाकर वह चाय नाश्ते के इंतज़ाम के लिए अंदर चला जाता है। चाय नाश्ते के बाद वह लोग गांव में घूमने निकलते हैं। लोगों से उसकी समस्याएं सुनते हैं। इन्हीं समस्याओं में एक समस्या अस्पताल की जाती है। मधु अक्टूबर तक अस्पताल निर्माण कार्य पूरा करने का वादा करती है। यह सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। सुबह नाश्ते के समय मधु सुदेश से कहती है कि मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ।
सुदेश, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, तुम्हें अच्छा लगेगा। प्रधान जी, यह तो आप लोग ठीक कहते हो। हमार खुशियन में चार चांद लग जावे। मधु मुस्कुरा देती है। दोपहर के समय तीनों घूमने निकल जाते हैं। शाम को घर वापस आते हैं तो पता चलता है कि खुशबू इंटर कॉलेज के प्रधान अध्यापक अपने घर कल दोपहर के भोजन पर बुलाया है। मधु, यह प्रिंसिपल कौन है? सूरज नाम है जिसका। बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं। रात्रि अधिक होने के कारण वे सोने चले जाते हैं। सुबह होने पर वे फिर गांव घूमने निकल जाते हैं। दोपहर के भोजन के लिए वह सूरज के घर पहुंचते हैं तो सूरज उनका इंतजार करता हुआ मिलता है। प्रधान जी उन दोनों रो वहीं छोड़कर घर चले जाते हैं क्योंकि घर पर कोई मेहमान आ जाता है। सूरज का नौकर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाता है। कुछ देर बाद सूरज बैठक में प्रवेश करता है। सूरज को देखकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। अरे, आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठो ना। सुदेश और मधु हड़बड़ा कर बैठ जाते हैं। क्या लेंगे आप लोग? कुछ नहीं तो फिर खाना खाया जाए। वह अपने नौकर से खाना लगाने को कहता है। खाने की टेबल पर सूरज कहने लगता है, 10 अक्टूबर तक अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण करने को कहा है आपने। हाँ जी, बहुत ही अच्छा किया। यह आपने यह तो अंधे को आंखें देने का कार्य किया है। इसके लिए सारे गांव वालों की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ। बातें करते करते काफ़ी देर हो जाती है तो सूरज, अब इजाज़त दीजिए। ओके मिस मधु, फिर आइएगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जितना आपके बारे में सुना था, आप तो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मधु ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में अपनापन नजर आता हो। सुदेश मधु को देखकर कहता है, मधु देर हो रही है। दोनों सूरज को नमस्ते करके चल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके बोलने की शक्ति छीन ली है। प्रधान जी जब उनके चेहरे को देखते हैं तो पूछ लेते हैं कि सुदेश जी सब ठीक है, पर उस दिन दोनों में से कोई रात को खाना नहीं खाता। दोनों बिना खाए ही सो जाते हैं। इधर मधु और सुदेश वर्मा सो नहीं पा रहे थे। उधर सूरज भी मधु से मिलकर परेशान और बेचैन हो गया। सुबह चाय पीते हुए सुदेश जाने को कहते हैं, भैया आप कुछ दिन यहाँ और रुक जाते। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? मधु, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपनी परेशानी स्वयं सुलझा लोगी। मुझे जाना ही होगा, बहुत सारा काम है वहाँ। तुम यहाँ सब संभाल लोगे। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखना और जल्दी ही घर आना। सुदेश मधु को उसकी हालत पर छोड़कर चला जाता है। मधु भी अपना कार्य जल्दी जल्दी निपटाने में लग जाती है। मधु आवाज की तरह देखती है तो सूरज उसके पास आता दिखाई देता है। मधु जी, आप शाम को अगर कोई काम ना हो आपके पास तो शाम को खाने पर आ जाना ना। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से हाँ निकल जाता है। शाम को दोनों की मुलाकात खाने की मेज पर होती है। मधु जी, जब से आपसे मिला हूँ अनजाने में आपके करीब होता जा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे आपसे मैं बरसों से जुड़ा हूँ। आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मधु,
दिल के अरमानों को छुपाए आंसू रोक कर बैठी रहती है। कुछ देर बाद अचानक पूछने लगती है, आप अपने बारे में बताइए। आप यहाँ जन्म से रह रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं? मैं तो ये पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। उससे पहले कहाँ रहते थे? पता नहीं। क्यों? क्योंकि 3 साल पहले तीजन माई के यहाँ इलाज चल रहा था। तब मैंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने पर गांव के लोगों ने मुझे बताया कि वे मुझे नदी से निकाल कर लाए हैं। मैं 5 दिन और 4 रात बेहोश रहा। इसी कारण मैं पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। अब यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी जिंदगी है। यह जिंदगी इन्हीं के लिए ही है। अब यह जिंदगी इन्हीं के लिए है। अच्छा, 3 साल बीतने के बाद भी आपने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे मधु जैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। अगर आप मुझसे शादी करें तो मैं अभी शादी कर लूँगा। बड़ी शालीनता से सूरज ने मधु को जवाब दिया। मधु कुछ कहे बिना ही उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे मधु और सूरज करीब आने लगते हैं। मधु जी, अब आप चले जाइए। हाँ, मगर तुम्हें सच बताकर। सच? कैसा सच? तुम सूरज नहीं, तुम रवि हो, मेरे रवि। तुमने जो बताया वह सब मेरे रवि की कहानी है। ये तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, हंसी, सब कुछ रवि से मिलता है। तुम भी मेरे साथ चलोगे? रवि, तुम मुझसे 2 दिन बाद आने को कहकर गए, आज तक वापस नहीं लौटे। पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तुम पुराने माहौल में जाकर रहोगे तो हो सकता है सब कुछ याद आ जाए। फिर मधु शहर जाने लगती है। सूरज को अपने साथ ले जाने की जिद करते हैं। आखिर सूरज को उसके जिद के सामने झुकना ही पड़ता है। दोनों शहर आ जाते हैं। जिस ऑफिस में वह काम करता था, सूरज को सुदेश वर्मा वहां ले जाते हैं। ऑफिस के सभी लोग उस रवि समझकर ही वैसे ही बातें करते हैं, पर रवि कुछ समझ नहीं पाता। ऑफिस के लोग उसे रवि समझ लेते हैं और उसके उत्साह के बारे में पूछने लगते हैं। तब सुदेश सभी वर्कर को समझाता है कि रवि की याददाश्त हो गई है। सुदेश और मधु उसका इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाता है। मधु, मुझे आज सब कुछ याद आया है तो तुम्हारी वजह से। एक डर लगता है कहीं भगवान तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। नहीं, ये नहीं होगा। हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। याददाश्त वापस आते ही सुदेश वर्मा रवि और मधु की शादी कर देता है। दोनों ही खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन जीते हैं।